बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा ये बिल्कुल हम यूनिक और इंटीक किस्म का एक टॉपिक लेकर आएंगे, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आपके माइंड का दिल के साथ क्या कनेक्शन होता है और दिल की बीमारियों का दिमाग के साथ क्या कनेक्शन होता है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या आपको क्रोनिक किस्म के जो अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, ये कौन सी स्पेशलिटी है जो इसको डील करती है। दिल के जो मसाइल होते हैं, दिल का जो दर्द होता है, या दिल के दर्द के साथ लिंक्ड जो बीमारियां होती हैं, मोटापा, फिर इसके साथ आपका लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, साथ ही लोगों को ठंडे पसीने आना। वॉक करते हुए लोग हमें मिलते हैं, मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत डाउन हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं वॉक करते हुए मुझे इस कदर घबराहट होती है कि मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इस पर भी हम माहिर एक कार्डियक सर्जन हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, फिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, लोगों को वेल अवेयर कैसे किया जा सकता है, डाइट का कितना रोल होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कब करवानी पड़ती है, ट्रीटमेंट की कब ज़रूरत पड़ती है, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको हार्ट डिजीज़ से निकालने में कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं नाइला अरशद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ और इस तरह के जो उल्टे सीधे ख्यालात, बुरे ख्यालात, अच्छे ख्यालात आपके माइंड में आते हैं, उनको एड्रेस करने में महारत रखती हैं। नाइला, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ ही हमारे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं, और हमारी उनके साथ बेलौस किस्म की गुफ्तगू भी होती रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी, जो लोग भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मीडिया को देखते हैं, वो सर के जो काम से, इनके नाम से और इनकी शख्सियत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने आपको इनवाइट किया, और वो बेलौसी की वजह ही थी कि फौरी तौर पे जो है वो हमें रिस्पॉन्ड भी मिला। मैं सर आपसे ही आगाज़ करूँगा। जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे ये होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, के कितनी मुश्किलात, कितनी हडल्स आई आपको एक कार्डियक सर्जन बनने में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर। आप चूँकि ख़ुद भी डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के जो मेडिकल फील्ड है ना, उसकी जर्नी समझने में कोई मुश्किल नहीं आती। उसको ऑलरेडी पता होता है कि द मोस्ट टफेस्ट एजुकेशन जो है ना, हाँ, जो एजुकेशन है ना मेडिकल फील्ड की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा टफ फील्ड है। और यहाँ पे आप कहते हैं ना दिन देखी ना रात देखी, ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में है कि हम डॉक्टर जो है ना बड़ी मुश्किल से और बड़ी हर्डल्स को पास करके फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और फिर मेरी फील्ड है कार्डियक सर्जरी की, और कार्डियक सर्जरी जो है ना, मैं इसको कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर है मेडिकल फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे ना बाकी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुकून होता होगा, लेकिन जो कार्डियक सर्जरी की फील्ड है इसमें कोई सुकून नहीं है। आपने मरीज़ देखा, उसका ऑपरेट किया, उसको आईसीयू में एंटर किया, जब तक वो घर भी चला जाए फिर भी आपके होता है कि ये कब तक इसका दिल काम सही करेगा। तो दिल के साथ जो खेलना है ना, ये बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो एक दिल का जो डॉक्टर होता है उसकी ज़िंदगी सबसे टफ होती है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर जो होता है ना, वो अपनी मर्जी से बनता है, उसको कोई जोर ज़बरदस्ती से कोई नहीं बना सकता। सर, इसके साथ ही अगर हम एक सवाल और ऐड कर लें कि कार्डियक सर्जन बनने का शौक था, कोई मोटिवेशन थी, या किस तरह आप कार्डियक सर्जरी की तरफ गए? मैं यही कहूँगा कि जो कार्डियक सर्जरी की फील्ड होती है ना, यहाँ बंदा शौक से आता है, ज़बरदस्ती नहीं आ सकता कि ये बहुत टफ फील्ड है। और मैं खुले तरीके से कहता हूँ कि ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी 24/7 है, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि उनको इसके अंदर टेंशन लेनी, फिर बहुत सारा अपने चूँकि उनको फैमिली को भी देखना होता है। तो मैं कभी भी लड़कियों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो कार्डियक सर्जरी में, हाँ
जो मेल होता है, जो मेल डॉक्टर होता है, उसके लिए स्ट्रेस को और बाकी चीज़ों को मैनेज करना ईजी होता है, और वो उसका काम ही अर्निंग है। हम तो यहाँ का गुस्सा जिम पे निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उसके पास होती है और दूसरा उसका काम ही अर्निंग है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए ये फील्ड बेटर है। ठीक है जी नाइला, हाँ, जैसे कि मैंने सर से पूछा कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी। हम ये जानना चाहें कि आपकी इतनी तालीम इकट्ठी करने के पीछे जो मुश्किलात और हडल्स थी वो क्या थी, और क्या शौक़ था कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने? थैंक यू वेरी मच सर। सर ऐसा तो कोई हर्डल्स नहीं थी। बेसिकली मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट किया तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ। तो आज मैं आपके सामने हूँ। काफ़ी साल मैंने काम किया अब इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ और एडल्ट्स के साथ भी, और एज अ स्पीच थेरेपिस्ट भी मैं काम कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने हूँ। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का जो शौक़ है ये आपको कब से था? सर जब मैंने मास्टर्स में किया, बेसिकली मैंने बीएससी की थी। जब मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैंने बीएससी में साथ साइकोलॉजी रखी। उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चली गई। बेसिकली मेरा वो शौक़ वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर जब मैंने सेंटर में जाके एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया, फिर इंटर्नशिप्स की मियो हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में 1 साल पूरा मैंने पीआईएमएच में किया है, मेंटल हॉस्पिटल जो है हमारा पाकिस्तान का। वहाँ पे जब किया तो उस वक़्त फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकती हूँ, और जो एडल्ट्स भी हैं मैं उनकी बातें भी सुन लेती हूँ, और मैं कम्युनिकेट भी अच्छा करती हूँ। तो वो चीज़ मुझे इस फील्ड में लेकर आई, और मुझे ये लगता है कि यही मेरी कामयाबी की भी इसमें वजह बनी। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि हार्ट और माइंड कनेक्शन, एंजाइटी स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखें मोस्टली जो आजकल के दुनिया में जब हम बात करते हैं ना स्ट्रेसेस की, कि डे टू डे हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस के साथ डील करना पड़ता है। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस से डील कर रहा है जैसे आजकल के हालात हैं, और कोई एंजाइटी है बच्चों को, स्पेशली जो हम स्कूल के बच्चों की अगर बात करते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, आने वाली फ्यूचर को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह बनती हैं। ठीक जी सर, जैसे कि हमारा टॉपिक है हार्ट, जैसे आपने कहा दिल से खिलवाड़ बड़ा महंगा भी पड़ सकता है, तो हार्ट ब्रेन कनेक्शन, ब्रेन गट कनेक्शन तो हम सुनते थे, हार्ट ब्रेन कनेक्शन जो है इसकी कनेक्टिविटी अगर एक आम आदमी समझे तो कैसे समझे? डॉक्टर तनवीर, आपने ना एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, स्ट्रेस और उसके असरात बॉडी के ऊपर और ख़ास तौर पे दिल के ऊपर क्या होते हैं। तो ये बहुत बेसिक एक टॉपिक है, लेकिन बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत कम बात होती है जी। क्योंकि जब भी कोई बंदा घर में बीमार होता है और वो इस किस्म की इमोशनल उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो हम फ़ौरन उसका कनेक्शन जिन भूत के साथ मिला देते हैं और उसकी जो मेडिकल फील्ड है ना वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो वो बंदा बजाय ठीक होने के मज़ीद वो लंबे अरसे तक क्रोनिक इलनेस में चला जाता है, और जब तक उसकी बीमारी डायग्नोज होती है वो हमारे हाथों से निकल चुका होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा माइंड है, हार्ट है और बाकी बॉडी के क्या कनेक्शंस हैं। तो चूँकि जो इमोशंस होते हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, और आपका सारा माइंड है वो इमोशंस का ही एक कलेक्शन है। तो जो एक है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जब भी आपके कोई नफ्सियात पे, जज्बात पे कोई चीज़ असर करती है, तो आपका एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस दिमाग का, लेकिन इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जब भी ये डिस्टर्बेंस होती है तो इससे हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके अपने एक पड़ोसी को जाके डिस्टर्ब करता है कि भाई जिस्म में कोई जज्बाती कैफियत पैदा हो गई हैं तो इसको जाके कंट्रोल करो। तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जाके गुर्दों के पास एक ग्लैंड होता है, गुर्दों के बिल्कुल सर के ऊपर, दोनों गुर्दों के ऊपर, उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उनको जाके कहते हैं भाई जो जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं आपने कंट्रोल करना है। वहाँ से फिर जो है ना कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और वो जाके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ अपने अमल करता है। आपका बॉडी जब स्ट्रेस में चली जाती है तो ये कॉर्टिसोल जाके आपके बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन को ज़्यादा करता है, जिससे शुगर आपकी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा एड्रेनालिन को भी रश करता है। तो आपके अंदर एक सिंपैथेटिक चेंज होती है ना, एक्टिव हो जाती है
फिर एक फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपकी बॉडी जो होती है वो एक्टिवली काम करना शुरू कर देती है, और जो भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको जब निमड़ लेती है तो फिर दोबारा एक नेगेटिव फीडबैक जाता है दिमाग को कि भाई अब जो दुश्मन आया था उससे हमने लड़ लिया, अब आप सुकून करें। तो ये टोटल एक जो है मैकेनिज्म है, एक साइकिल है, एक चेन है जिसको ये करते हैं। सर मैं इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर देती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए भी कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस या एंजाइटी से डील कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी जिसमें कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस का हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को डील करने के लिए और भी बहुत सारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स भी हैं। डोपामीन है जिसको हम कहते हैं कि लोगों को कि आप भी अपने आप को कोई टास्क दें, ठीक है, ताकि आपके अंदर डोपामीन की हिट हो और आप खुशी महसूस करें। उसी तरह ऑक्सीटोसिन है, जैसे हम कहते हैं कि एक लव हार्मोन है कि आप अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने बच्चों को प्यार करें, हक करें, ताकि आपके अंदर वो वाले प्यार वाले हार्मोन से रिलीज़ हों, ताकि जो हमारे बच्चे या बड़े जो लोनलीनेस का शिकार होते हैं या परेशानियों का शिकार होते हैं, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो वो खुद ही इन चीज़ों को मेरे ख्याल में कोप करने में उनके लिए मददगार रहेंगे, एज़ कम्पेयर टू कि वो अकेले ही इस जर्नी में जब लड़ते रहते हैं ना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्रॉनिक बन जाती हैं। ठीक हो। अच्छा सर, हमने ओवरवेट और दिल का कनेक्शन तो देखा है, अंडरवेट जो लोग होते हैं जिनका कम वजन होता है, क्या इनको भी दिल की बीमारियां ज़्यादा होने का खतरा होता है? अच्छा, इसको ना समझने के लिए बेसिकली हम एक और चीज़ को समझेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये एक फार्मूला है। आज मैं ऑडियंस को ना बड़ा ही एक सिंपल सी एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि आप डॉक्टरों से बच सकते हैं अगर आप इस फार्मूले को समझ लें। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली ये आपके वेट और हाइट के दरमियान एक रेशो होती है, और इसका जो एक बनता है, एक रेंज बनती है, वो है 18 से 24 के दरमियान। ठीक है। अब आप उसके अंदर अपना वेट लेते हैं केजी में, किलोग्राम में, और अपनी हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है। अब इसको जो भी जवाब निकलेगा वो आपको बताएगा कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। ठीक है। अब जितने भी ये 18 से 24 से जैसे आप 24 से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी आपको समझना शुरू हो जाना चाहिए कि अब आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप 18 से नीचे जाते हैं तो फिर भी आपको समझना चाहिए कि अब आप खतरे की लाइन से आगे जा रहे हैं। 24 से ऊपर भी खतरा है, अब 18 से नीचे भी खतरा है, क्योंकि 24 से ऊपर जाएंगे तब भी आप बीमारियों का गढ़ बनेंगे, और 18 से नीचे जाएंगे तब भी आप बीमारियों का गढ़ बनेंगे। आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, दोनों के अंदर आपकी बॉडी जो है उसको कोप करना मुश्किल हो जाएगा। ओवरवेट हैं तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, घुटनों के मसाइल, ठीक है, तो ये सारी मल्टीपल बीमारियां आपको लग जाएंगी। ऐसे ही अंडरवेट होंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी कम होती जाएगी, ठीक, जिसकी वजह से फिर आप बीमारियों का गढ़ बनेंगे। तो इसलिए ना चीज़ की ज़्यादती और ना चीज़ की कमी, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपकी कमी और ज़्यादती आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ को, इस फार्मूले को एक अजबर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी नाइला, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी बंदे को ये पता चल जाए ना कि मुझे हार्ट डिजीज़ है, वो कहता है अब मेरी ज़िंदगी रुक गई, अब मैं ख़त्म हूँ। इस डर और खौफ को ख़त्म कैसे करें? सर ये जो डर और खौफ है ना, देखें हमने ये स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं कि ये जो डर और खौफ है इसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। इसके लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पेशली PMR इसको हम कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसके साथ साथ सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग उन्हें करवाते हैं कि वो अपने जो सांस ब्रीदिंग का लेवल है ना उसको वो नॉर्मल जगह पर रखें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं या हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग अफेक्ट होती है। तो जब हम उन्हें डीप ब्रीदिंग का कंसेप्ट देते हैं, साथ मेडिटेशन और ग्राउंडिंग टेक्निक्स हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें। जितना ज़्यादा देखें, इंसान अगर रिलैक्स सूरत हाल में होता है ना तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कोप करता है, उनकी अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कि अदर के एक बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो वो उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेगा। इसीलिए हम उनको सेशन बाय सेशन ट्रेनिंग देते हैं, और साथ साथ हम CBT के ज़रिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनकी थॉट्स के साथ वर्कआउट करते हैं, जहाँ पर समझ लें कि हम हर उनकी नेगेटिव थाट को पकड़कर उसको रीफ्रेम करवाते हैं पॉजिटिव थाट्स में, और फिर वो स्लोली बंदा रियलाइज़ करता है कि हाँ यार ये मेरी नेगेटिव थाट है, ये मेरी थाट में कॉग्निटिव एरर्स हैं, इनको मैं लेकर चल रहा हूँ और इस वजह से मेरा स्ट्रेस का लेवल हाई होता जा रहा है।
अगर मैं इनको रिफ्रेम करता हूँ, जो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, तो स्लोली वो कोप कर जाते हैं इन चीज़ों के साथ। CBT फॉर कार्डिक डेफिनेटली क्या होगी? CBT फॉर कार्डिक क्या होगी? जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है हाय अब मैंने नहीं बचना, मैंने मर जाना है, ठीक है, तो हम इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम उसको कहते हैं लॉजिकली आपके पास क्या इस चीज़ का सबूत है कि अगर आज आपको दर्द हुई है तो आप मर जाएंगे, या पहले आपने कभी किसी को देखा है कि जिसको हार्ट की डिजीज़ होती है वो सारे ही मर जाते हैं? आपके पास इसका कोई सबूत है? जब हम इस तरह की बातें लॉजिकल वे में उनसे करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये मेरा वहम भी हो सकता है, मेरा हाँ ये मेरी वरीज है। तो फिर वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेशन बाय सेशन यानी हम उनको लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी ऐड होता है, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन ना लें, एंजाइटी ना करें, इस तरह का कंडीशन ना। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब कोई पेशेंट आता है, हम उसे कहते हैं आपने डिप्रेशन नहीं लेना, वो कहता सर जी मेरे बस में नहीं है, अगर मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ डिप्रेशन, वो कहता जी मैं इसको कैसे ना लूँ, ये तो खुद ही आ जाता है। तो डिप्रेशन की बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? सर असल में ये देखें, यही सारी चीज़ें ना, इन्वायरमेंट, अपना लाइफस्टाइल, वेलबींग क्या है, मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है, आपकी वेलबींग क्या है, कि आप कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं फर्स्ट डे से, आप कैसे चीज़ों के साथ डील करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में आपने किसको मॉडल किया, आपके पेरेंट्स, उन्होंने जैसे स्ट्रेस की सिचुएशंस को टैकल किया होता है ना, वही चीज़ें आप अडेप्ट करते चले जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपकी मदर ने आपको डांटा नहीं है बल्कि कहा है कि इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट, तो आपने वही तरीकाकार सीख लिया। अब लाइफ में आपसे गलती होगी ना तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, आई विल हैंडल इट। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो अगर सपोर्ट नहीं है ना हमें इन्वायरमेंट से, तो हम चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। वो स्ट्रेस में इसीलिए हैं, एक तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, और दूसरा इसीलिए तो स्ट्रेस आ रहा है, सपोर्ट नहीं है सोशल। ठीक सर, फास्ट फूड और कार्डिक डिजीज, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करें तो कैसे करें? आपने ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन छेड़ दिया है, और ये मेरे ख्याल में आजकल बहुत हमारे सोसाइटी के अंदर हो गया है कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। असल में जो बेसिकली दो चीज़ें हैं ना हमारी बॉडी में, वो बड़ी हमारे लिए हार्मफुल हैं, कार्ब्स एंड फैट्स। अब मैं कार्ब्स को और फैट्स को देखूँ ना तो मुझे कार्ब्स ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं, मीठा, ये आपके लिए फैट्स, ऑयल, घी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों कि फैट्स तो खैर सिर्फ चर्बी बनाएंगे, कार्ब्स आपको चर्बी भी बना के देगी और आपकी शुगर भी ज़्यादा करेगी। तो बेसिकली जो ये फास्ट फूड है ये इन्हीं दो का ज़्यादा इसके अंदर, जिसका हम आगाज़ सुबह से करते हैं, वो कहता है जी मैं ब्रेड मक्खन, बंद मक्खन से शुरू किया खाना। असल में मैं कभी भी खाने के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ लोग हैं वो दिन के 4 अंडे खा जाते हैं, 6 अंडे खा जाते हैं, मैं किसी के खाने के खिलाफ नहीं हूँ। बट कढ़ाई खाएं, जो भी कढ़ाई खाना चाहें खाएं, लेकिन मसला ये है कि इनपुट के साथ आउटपुट भी उतनी दें। अब मैं और आप जो हैं सारा दिन बैठे रहते हैं, तो हम फिर ज़्यादा खाएंगे तो लाजमी बात है उसको निकालना कैसे होगा? ऐसे ही है, कॉलर साइज भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स हो जाएगा। तो बात यह है कि हमने इस चीज़ को खुद ही समझना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको आपने रखना है कि भाई खाना तो मैंने जितना भी खाना है इसको मेंटेन भी करना है। ठीक। तो बेसिकली फास्ट फूड हम सबको पता है कि एक चर्बी और शुगर का एक बेसिक मजमूआ है। तो हमने उसको ज़िंदगी में, अगर किसी को अगर देखो ना, कोई लोग मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, वो कहते हैं भाई मैं मीठा तो नहीं छोड़ सकता। भाई हमने आपको मीठा नहीं छोड़वाना, आप उस मीठे को फिर अपनी बॉडी में मेंटेन भी ऐसे करें कि आपको शुगर ना हो, जितना खाया उसको यूटिलाइज भी करें। ठीक है, तो आपका जो दिल है, ये दिल इन्हीं दो चीज़ों से अफेक्ट होता है। आपकी नालियां ऐसे से तंग होती हैं, आपको शुगर होगी तो शुगर पूरे बॉडी पे अफेक्ट करेगी, इस तरह चर्बी जो है वो आप नालियों को तंग करेगी। तो इन चीज़ों, अगर आपने दिल की बीमारियों से बचना है तो आपने अपने BMI को मेंटेन करना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। अगर नहीं है तो उसको नहीं होने देनी, अगर हो गई है तो उसको मेंटेन करना है एक ख़ास लिमिट के अंदर। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर आप दिल और इनकी बाकी जिस्म की बीमारियों को बन जाएंगे। और फिर आपकी देखो, ज़िंदगी एक नेमत है और इस नेमत का हमने खुद ही ख्याल करना है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और बाकी जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो आपको सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपकी जगह पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हाँ, आपकी जिंदगी को
वो आपको बता सकते हैं कि आपने ज़िंदगी बेहतर कैसे गुजारनी है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। वो खुद आपने अपने आप को मजबूर करना है। ठीक। अच्छा सर, जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशन भी है साइकोलॉजी और कार्डियोलॉजी, तो अगर हम ये समझें कि एंजाइटी का दिल के ऊपर कोई असर होता है या दिल की बीमारी का एंजाइटी जो है ना वो क्रिएट करती है? अच्छा, मैडम नाइला ने बड़ी अच्छी बात की थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक। ये ऐसा लफ्ज़ है, इसको अगर हम समझ लें ना, अगर हम इसको एक आम बंदे को समझा देना तो बहुत सारे हमारे साइकोलॉजी के या नफ्सियात के मसाइल घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। ठीक। अब हमें ये समझना है कि हमें जो इमोशंस के मुख्तलिफ जो एपिसोड्स आते हैं, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम पहले खुद ये समझें कि कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कोई बीमारियाँ हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को कबूल करना होगा। हमारा माशरा बेसिकली ना इन चीज़ों को समझता नहीं है कि कोई स्ट्रेस भी होती है, कोई डिप्रेशन भी होता है, कोई बाकी ये नफ्सियात की बीमारियां भी होती हैं। वो उनको मिर्गी भी हो जाए तो इसके ऊपर जिन चढ़ गया, ठीक है, उसको कोई परेशानी भी हो जाए तो, या कोई बंदे की कुछ अजीब आदत जैसे जिद्दी हो जाए बंदा, तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ असर हो गए हैं, तो हम पीरों फकीरों के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना शुरू हो जाते हैं। जब तक हम अपनी बीमारी को समझेंगे नहीं भाई ये बीमारियां हैं, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, इसके लिए फिर ये होता है कि आपकी खुद इंसान पहले समझता है कि मुझे ये मसला है, तो लाजमी बात है उसने फिर अपने ऊपर काम भी करना है। फिर उसने ये कहना है कि ये देखो मेरा जो सोशल विड्रॉल है, एंजाइटी की वजह से जो मुख्तलिफ सिम्टम्स आ रहे हैं, जो मैं लोगों में बैठना उठना, देखें आप परेशान हो, आप अकेले बैठेंगे मजीद परेशान हो गए, इसलिए आपको चंद अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बाहर के दोस्त भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जिसके साथ हमने अपना दिल खोल के रख सकते हैं। आप अपने इमोशंस, अपने सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो कोई ना कोई बंदा आपको ना ऐसा कुछ चीज़ बता देगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप ये एक नॉर्मल रूटीन है कि आप जैसे ही एंटी सोशल से सोशल होते हैं, आपके बहुत सारे मसाइल हल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने दोस्त मसाइल पैदा भी हो सकते हैं। हाँ, आपने इसके ऊपर भी बहुत सारी मिसालें हैं कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। सम टाइम ये होता है कि वही दोस्त आपको बर्बाद भी देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंजाइटी का दिल के ऊपर क्या असर है, तो हम इसके ऊपर सिंपल ये बात करते हैं कि जैसे जैसे आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है, एंजाइटी अगर फॉर द टाइम बीइंग है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रॉनिक हो जाए तो मसला है। हाँ, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर आपके ऊपर करेगी, अफेक्ट करेगी, फिर आपकी खून की नालियां भी स्टिफ हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन भी तेज हो गई, ठीक है, तो मुख्तलिफ दिल के अमराज बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर साहबान हमारे साथ मौजूद होंगे। हम आपके उठाए गए सवालात को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रख के भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज के हमारे साथ जो महफ़िल गुफ्तगू गेस्ट हैं, नाइला अरशद हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तशरीफ़ रखती हैं। इसी तरह डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान कार्डियक सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके हार्ट माइंड कनेक्शन और जो इससे रिलेटेड आपकी स्ट्रेस होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या और किस्म के जो ख्यालात होती हैं, दिल की बीमारियों से रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक्सपर्ट के सामने इस तरह की बात करें या ऐसे सवालात उनके सामने रखें कि वो अपना एक्सपर्ट जो उनका विजन है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, और आप लोगों की बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है हम उसको वेस्ट किए बगैर आपको ये बताएं कि कौन सी बीमारी, कौन सी स्पेशलिटी है जो उसको ट्रीट करती है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। जी नाइला, जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि दिल की बीमारी का जो खौफ है इसको कम करने के ऊपर तो हमने बात की जी। अब हम ये करते हैं कि एक बंदा कार्डियक डिजीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, उसका दिल जो है वो उसका बाईपास हो गया, उसका ऑपरेट हो गया, अब उसने पूरी ज़िंदगी इस खौफ को अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि वो क्रॉनिक बन गया। वो क्रॉनिक बन गया। अब इस क्रॉनिक को नॉर्मलाइज कैसे करें? सर, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ना यही चीज़ें, यानी आप डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, रिलैक्सेशन। डीप ब्रीथिंग से मुराद ये कि लंबे लंबे सांस लें, नाक से गहरा लंबा, किसी बाग में, ग्राउंड में, किसी ग्रीनरी में। देखें, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, हम अपने लिए एक सेपरेट टाइम रखें, ठीक है। ये डिजीज़ क्यों होती हैं? जब हम अपनी सेल्फ को निगलेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, नाक से गहरा लंबा सांस लेना है, ठीक है, 3 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, और फिर मुंह के ज़रिए आहिस्तगी से हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। ये होगी डीप ब्रीदिंग। इसके बाद हमने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी होती है, वो हम इमेजरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आप कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले कर लें और आप उसको इमेजिन करें, ठीक, ये चीज़ आपको रिलैक्स करती है।
इसके साथ साथ आपने अपने लाइफस्टाइल पे वो करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने क्या खाना है, क्या पीना है, इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आपने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि अब ये हमें होगी या बीमारी, बस अब हम बैठ जाएं क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं मैंने कितने साल जीना है या नहीं जीना। इस तरह की जो नेगेटिव थाट्स है ना, ये वही चीज़ है कि हम CBT के ज़रिए इनको डील करते हैं। मगर जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो फिर हम इन चीज़ों के साथ कोप कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिव रहने से ही हमारी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं, खुश रखते हैं, और हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंजाइटी में भूख ज़्यादा लगने की क्या वजह होती है? सर एंजाइटी में, सिर्फ एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन में भी कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं लोग क्योंकि उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही होती, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंजाइटी में ही हम कर रहे हैं, स्ट्रेस में भी लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो यही स्ट्रेस की वजह ही है। ठीक है। लोगों का रात को उठ जाना या अचानक से झटके से उठ के डर लगना, खौफ आना, क्या ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको हेल्प आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं इन अ वे। देखें, अगर आप किसी फियरफुल ड्रीम से उठे हैं, ये डिपेंड कर रहा है आपके अंदर दिमाग में सोने से पहले कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स चल रही थी जो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में ही मौजूद थी। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपकी नींद सिर्फ उठ नहीं जाना, डिस्टर्ब भी होती है। उसके बाद आप सो भी जाते हैं, दोबारा आप डर कर भी उठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी थॉट्स से और ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स होगा तो आप पुरस्कून नींद लेंगे, अदरवाइज डेफिनेटली आप बार बार उठेंगे, डिस्टर्ब होंगे, या फिर आपको सोने से पहले बहुत टाइम लगेगा सोने में, आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी। जब देखें स्लीप पूरी नहीं है, हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं ना आपके आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आपने अभी भी कार्ब्स नहीं छोड़े, तो वो हार्ट की तरफ भी जाएंगी, वो हार्ट की डिजीज़ भी काज करेंगी क्योंकि आपकी आर्टरीज श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, उसमें प्लैक जम जाता है जिसकी वजह से फिर वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं CKD और CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, इनका दिल के साथ कितना इफेक्ट होता है या दिल इनकी वजह से कितना इफेक्ट होता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो बॉडी है ना सारी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। दिल खराब तो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, गुर्दे खराब तो जिगर भी खराब हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, माइंड आपका मसला हो। अब आप CKD और CLD की बात कर रहे हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगा। एक होती है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी और एक होती है रीनल एनकेफेलोपैथी। ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं कि अगर आपकी गुर्दे इतने खराब हो चुके हैं कि बहुत टर्मिनल इलनेस आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो आपका जो दिमाग है उससे अफेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपका जिगर भी उस लेवल पे पहुंच गया है तो आपका दिमाग अफेक्ट होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरकनेक्शन है इसकी वजह से देखिए, आपके गुर्दे ने क्या करना है, आपके जिस्म से पानी निकालना है और जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो जहरीले मवाद है, उसको निकालना है। जब गुर्दा काम ही नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी। आपने अक्सर देखोगे कि लोगों के पेट सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, तो ये क्यों सूज जाते हैं? क्योंकि बेसिकली जो बॉडी से पानी निकलना होता है नहीं निकलता। तो जब पानी नहीं निकलेगा तो लाजमी बात है वो दिल के ऊपर भी असर करेगा। गुर्दे चूंकि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, दिल का काम है पंप करना और गुर्दों का काम फिल्टर करके निकालना, कुछ निकाल देना, कुछ वापस कर देना। अब जब गुर्दा काम ही नहीं कर रहा तो दिल के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, तो वो ऐसा ऐसा दिल भी कमजोर होता जाएगा। पट्ठों को ज्यादा हरकत करनी पड़ेगी। आपने एक सुना होगा दिल बढ़ गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे दिल के पट्टे कमजोर हो गए हैं। ठीक है। एक होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है। आप दिल के बारे में जब आप बात करते हैं तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली ये होती है कि जो दिल का पंपिंग एक्शन होता है ना, इसको कहते हैं। ठीक है। अब ये नॉर्मल होता है 60 से 70%, लेकिन जब दिल कमजोर होना शुरू हो जाता है तो ये हार्ट फेलियर भी आपने एक सुना होगा कि हार्ट फेल हो गया है। तो जब ये 30% से नीचे आ जाता है, 35 से नीचे आ जाता है, तो आपका हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर इसमें आपके दिल के वाल्व होते हैं, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर ये होता है कि फिर टर्मिनल इलनेस आ जाए तो फिर उसके अंदर हम वो कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो इसलिए आपको टर्मिनल इलनेस जाने से पहले ही देखिए, अब जो मेडिकल फील्ड के अंदर अब आपको अक्सर कहा जाता है कि यार 6 महीने साल में एकदम अपने सारे टेस्ट करा दिया गया, या आपको कभी कोई भी इशू हो, मतलब आप समझते हैं कि यार मेरा जो यूरिन है वो काफ़ी उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो मसला हो रहा है, आप फ़ौरन टेस्ट करा लें।
तो इसलिए आपको अपने बेसिक टेस्ट हर 6 महीने से 1 साल के अंदर ज़रूर कराने चाहिए, ताकि आपको पता चले आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। अब जैसे हम ये कहते हैं कि शुगर हो जाए तो उसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाए अचानक, तो आपको अपने बॉडी के अंदर फिर देखना है कि यार डॉक्टर के पास जाए, उससे पूछिए मुझे ये तब्दीलियाँ आ रही है तो मैं क्या करूँ, तो वो फिर आपको टेस्ट लिख देगा। तो इसलिए कि आप टर्मिनल इलनेस, आप बीमारी के आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, उससे पहले ही आप डॉक्टर को चेक करवा लें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एक लाइन में आपको कहूँगा जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी होगी तो हल हो जाएगी और बड़ी होगी तो टाइमली डायग्नोस हो जाएगी। छोटी पे परेशान नहीं होते और बड़ी होगी तो टाइमली डायग्नोस हो जाएगी और उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करें और अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझ के इसका ख्याल करें। ठीक सर, यहाँ पे एक सवाल ये है, कुछ लोग जब एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हार्ट रेट इतना बढ़ाओ कि फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो क्या ये हकीकत है या मिथ है? अच्छा, इसके ऊपर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका ये होता है ना फिजिकल एक्टिविटी, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आप ये कहें कि आप हार्ट रेट बढ़ा के अपने दिल को ठीक कर रहे हैं या फैट को रिड्यूस कर, नहीं, बेसिकली आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है ना, इसके अंदर जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो एक्सेस में पड़ी हैं, ये निकलना शुरू हो जाती हैं, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे फैट्स, आपको फैट्स ज़्यादा नहीं ज़रूरत, फैट्स होंगे तो आपके जो खून की नाली हैं ये जाके उनको बंद कर देंगे। तो अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा फैट्स ज़्यादा होंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि ये आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, इन चीज़ों को आपने अपनी जो बॉडी है इसे माइनस करना होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। ठीक है, आपके जैसे GIT सिस्टम है। अब कुछ लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं। अब मैं आज दायमी कब्ज़ का ना आपको इलाज बताने लगा हूँ, सिर्फ 3 जो बात कब्ज़ का कार्डियक डिजीज के साथ बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हर चीज़ का इंटरकनेक्ट है ना बॉडी आपकी। अब देखें, जिनको दायमी कब्ज़ होती है उनका अक्सर ये जब होते हैं ना पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस, फिर वहीं से स्ट्रेस शुरू होती है कि अक्सर लोगों का BP भी शायद कब्ज़ की वजह से भी आप अब ये तो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये टर्मिनोलॉजी को बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि अक्सर लोगों को ना गैस का बड़ा इशू होता है, मैदे में गैस पैदा हुई और वो जाके जनाब आपके बाएं साइड पे आपको तंग करती है और बंदा वहाँ से स्ट्रेस लेना शुरू हो जाता है और कहता है मैं तो दिल का मरीज हो गया। तो फिर वहाँ से फिर साइकोलॉजिस्ट का काम शुरू हो जाता है, उसको बताता है कि नहीं भाई आपको ये मसला नहीं है, ये बेसिकली आपकी गैस है, वो आपको तंग कर रही है। तो जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ के मरीज होते हैं, इनको मैं आज एक फार्मूला बताने लगा हूँ, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो आपको हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। एक्सरसाइज आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप वॉक और एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी करते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपका जो ये सारा GIT होता है ये भी मूव करता है। तो जब आप वॉक करते हैं तो फिर आपका ये डाइजेशन बेहतर हो जाती है। ठीक है, दूसरा पानी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कर लें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पानी कितना पिएं। भाई पानी वो उतना पिएं जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर इंटॉक्सिकेशन भी एक चीज़ होती है। आप पानी हद से ज्यादा पी लेना तो आपके जिस्म में जो मिनरल्स होते हैं स्टोर होना भी शुरू हो जाएगा ना? नहीं, मिनरल जो होते हैं ना ये कम होना पड़ेगा, डाइल्यूट हो जाते हैं ना। अब आप चीनी को एक जग में घोलेंगे, वो मीठी हो जाएगा, उसको एक बाल्टी में डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा ना मीठा। तो इसलिए बॉडी के अंदर आपने पानी को भी उतना इस्तेमाल करना जितना आपको ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं 10 गिलास पी लो, 20 गिलास पी लो, जितना भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो पानी उतना पिए जितना आपको ज़रूरत है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है ना वो एक ख़ास मकदार के अंदर मौजूद रहें, वो डाइल्यूट ना हो, वो कम ना हो। ठीक है, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर। फाइबर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बड़ा हमने सुना हुआ है। तो अगर आप सुबह अगर सेब खाना शुरू कर देना तो ये बड़ा ही, या सुबह ना खाएं, जिस टाइम भी आपको मौका मिले 1-2 सेब आप दिन के खा लिया करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है ना, ये इनके लिए एक डॉक्टर के जाने के बगैर मैंने एक ऐसा फार्मूला बता दिया जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और एंजाइटी, कब्ज़ से रेलिवेंट एंजाइटी को ख़त्म करने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे अभी सर ने बताया ना, सर ने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है ना, अब हमने इसके ऊपर ये काम करना है कि हम वो इस चीज़ की वजह से जो स्ट्रेस ले रहे हैं कि मुझे ये है कॉन्स्टिपेशन है और वो उसका कोई हल नहीं निकाल रहे। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी स्केजुलिंग करेंगे। पहले देखेंगे कि उनका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, सारा दिन वो कहीं बैठी तो नहीं रहती। ठीक है, अगर वो बैठी रहती हैं या बैठा रहते हैं तो हम उनको उनकी एक्टिविटी में एक्सरसाइज लेकर आते हैं।
और ताकि उनकी वो मूवमेंट हो। अगर वो इस एज में नहीं है कि वो वॉक करें या जाएं जिम वगैरह, तो फिर हम योगा वगैरह और इस तरह की एक्सरसाइजेस देते हैं। इसके साथ साथ वही हम काउंसलिंग करते हैं ताकि वो मेंटली रिलैक्स रहें और इन चीज़ों के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकें। और एक और बात जो सर ने की है ना, कि बता सकते हैं कि जैसे उनके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि पैनिक अटैक्स लोगों को फील होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसमें डिजीनेस और समटाइम वो इतने फेंट भी हो जाते हैं। मगर ये हार्ट डिजीज से इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि ये एक वक्ती तौर पर होता है। हार्ट डिजीज तो है ना कि प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, और इसमें ये ऐसा कोई इसकी पीछे से कोई रियलिटी नहीं होती, मगर वो बंदा इस तरह फील करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक ही होने लगा है और उसे इतनी चेस्ट में पेन फील होती है और समटाइम वो फेंट भी हो जाता है। मगर इसकी रिकवरी जो होती है ना वो बहुत क्विक होती है, मगर हार्ट डिजीज की तो आपको पता है रिकवरी इतनी क्विक नहीं हो सकती। तो ये हम काउंसलिंग के जरिए और उनको सीबीटी के जरिए फिर हम इसके साथ काम करते हैं। ठीक है, इसी बात को ना मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा कि जीआईटी हम कहते हैं जो आपका मैदा होता है या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये उम्मुल अमराज है, ऐसे ही। ठीक है। बिल्कुल, इसको अगर हम करें ना, देखें तो सारी बीमारियां जो है ना ये मैदे की वजह से है। ऐसे ही। अगर मैदा खराब है तो आपको सांस के मसले भी होंगे, आपको दिल के मसले भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं होंगे लेकिन आपको फील होंगे, यानी इसके साथ इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। जैसे वो कहते थे ना कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज। अच्छा, बिल्कुल। इसके ऊपर फिर मैं एक ये कहूँगा कि साइकोलॉजी ना बड़ी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। अगर इसको हम डीपली स्टडी करें तो हमारे बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। आपका जो स्ट्रेस है ना, ये बेसिकली आपकी सारी बीमारियों का मेन वो चीज़ है। अब जो आपका जीआईटी सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा होता है जीआईटी में, सेरोटोनिन कहते हैं उसको। ये आप जो खाते हैं ना, बेसिकली हैप्पी हार्मोन 4 किस्म के हैं, उनमें से एक सेरोटोनिन भी है। अब जो आप खाते हैं ना, तो ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आप इसको खा के मज़ीद खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। देखो ना, एक खाना है वही आप खाते हैं, वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और वही आपको बीमार भी कर सकता है। तो ये कुछ देखो आपकी मर्जी के खाने होते हैं जो आप बड़ी खुशी से खाते हैं, वो आपकी बॉडी में जैसे ही जाते हैं आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है और आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं वो कितना अच्छा है आपके बॉडी के लिए। जैसे कि मैंने बताया है कि हर चीज़ को आपने एक ख़ास तनासुब में खाना होता उसका बैलेंस होना चाहिए ना। अब आप मीठा खाना ही शुरू कर दें, खाना ही लग जाए, तो वो आपके हमारे यहाँ तो 2-3 बोल खीर के खा जाते लोग, तो वो आपके लिए वक्ती तौर पर 2 किलो जलेबी खाने वाले लोग भी मौजूद। वो आपके लिए वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को बड़ा डीपली देखना है कि आपने खाना क्या है। ठीक। अच्छा नाइला, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर हम आपसे ये पूछें कि कुछ ऐसे पेशेंट जो इस तरह के अपनी बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, आप जब उनकी काउंसलिंग करते हैं तो आप लोगों को कुछ टेस्टों की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी देखते हैं आप लोग, या आपको ज़रूरत नहीं होती? सर हमारे पास बाकायदा टेस्ट होते हैं, हम असेसमेंट टूल्स होते हैं हमारे, जैसे डिप्रेशन के लिए BTI, ठीक है, और एंजाइटी के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं, स्टेट रेट, एंजाइटी इन्वेंट्री, और ये सारे जो हैं वैसे तो पाकिस्तान के नहीं हैं, ये बाहर के ही सारे टेस्ट हैं, मगर ये अथेंटिक हैं, विद मैनुअल्स हैं, तो हम उनके ऊपर इनको टेस्ट करते हैं। और बाकायदा हमारी एक बुक है DSM, तो हम उसके काफ़ी यानी आते जाते हैं एडिशंस वगैरह, तो हम उसके ऊपर इसकी एक ड्यूरेशन होती है कि अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डिप्रेशन के साथ है और मेजर डिप्रेशन का है, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि ये इतनी ड्यूरेशन को पास करेगा तब हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम डायग्नोज नहीं करते और हम कहते हैं कि ये इस सिम्टम्स के साथ हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इनिशियली हम भी देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, अगर हम इनिशियली सिम्टम्स को देखते हैं और वो फुल क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो हम उसको डायग्नोसिस नहीं देते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लेबलाइजेशन और ये डायग्नोसिस को बहुत ज़्यादा वो लोग सीरियस लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका है। मेरा दिल था अभी बेशुमार सवाल थे, लेकिन चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका स्टूडियो में, तो टाइम लिमिटेशंस की वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको करेंगे। अभी आपके मुतल्लिक़ 3-4 सवाल मेरे माइंड में फ़ौरी अभी आए थे, तो उसको हमने करना था, लेकिन अब हमारे पास टाइम का किल्लत है। हमारे पास 1 मिनट है, उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों के ऊपर। नाइला अरशद का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा यही पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा यही पे काम है, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, ग्रो करें, दिन ब दिन नई से नई चीज़ें सीखें, यही आपकी कामयाबी का राज है। और अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं लाहौर में ही होती हूँ, जोहर टाउन में क्लिनिक है,
बेटर लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कनाल व्यू में एक पॉली क्लिनिक है नूरे मुस्तफ़ी, वहाँ पर मैं बैठती हूँ, मेरे क्लिनिकल आवर्स हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अजीज़ुल्लाह साहब, आपका शुक्रिया। और आपके पास भी इतना ही टाइम होगा, और आपका पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि आज का जो टॉपिक था ये था इमोशन से रिलेटेड था, स्ट्रेस से रिलेटेड था, तो आप इस चीज़ को समझें कि आप ये जो बीमारियाँ होती हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये डिफरेंट जो इमोशंस के हैं, ये बीमारियाँ मौजूद होती हैं। इनको आप किसी और तरफ ना रिलेट करें कि आपको जिन भूत और इन चीज़ों के साथ अब, और इसके लिए फिर जब आपको ये बहुत ज़्यादा आपको तंग करने लग जाएं, आपके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्बेंसेस करें, तो मैडम जैसे यहाँ पे नैला मौजूद हैं, तो आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है ना कनेक्ट में रहें। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताएं कि ये हमें मसले हैं। तो उम्मीद है कि जितने भी डॉक्टर्स पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना है, क्वैक्स के पास नहीं जाना आपने। जब आप उनके पास जाएंगे तो फिर आपके सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो इसलिए ऑथेंटिक डॉक्टर्स के पास जाके अपने मसले बताएं, तभी आपके जो चीज़ें हैं वो टाइमली उनको मैनेज की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा ये कांटेक्ट नीचे दिया गया है, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट करके बाकी अपनी बीमारियों के बारे में, अपने जो भी चीज़ें हैं, अपने मसाइल के बारे में आप गुफ्तगू कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नैला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ नैला अरशद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी, डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान जो हमारे साथ कार्डियक सर्जन मौजूद थे। हमने कोशिश की कि टाइम लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए डिफरेंट सवाल उठाए। अगर आपको हमारे इन सवाल से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या इस प्रोग्राम से रेलिवेंट या डॉक्टर साहबान से रेलिवेंट कोई भी आपको क्यूरी थ्योरी जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हम आपकी उठाई गई जो राय होती है उसको अपने अगले प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और अपने आपके जो सवालात होते हैं उनको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, अपने सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे नैला अरशद और डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।